हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का 15th लेक्चर है। इसमें हम आज आपको एक रोटेशनल डायनामिक्स के दो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। एक उसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है और दूसरा वर्क डन है इन रोटेशनल डायनामिक्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसको समझने की आप कोशिश करें। देखिए, हमने जिस समय आपको रोलिंग बताया है, ये बात नेचुरल है कि जो पहले के लेक्चर हैं रोटेशनल डायनामिक्स के, वो पहले देखे हुए होने चाहिए, ठीक? तभी ये समझ में आएगा। एटलीस्ट रोलिंग का लेक्चर जरूर आपको मालूम होना चाहिए। तो मान लीजिए ये हमारी डिस्क है और ये डिस्क का सेंटर ये v वेलोसिटी से आगे जा रही है, बॉडी रोल कर रही है। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आगे जा रही है, ठीक? इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और v इसकी लीनियर वेलोसिटी है। डिस्क है, मास m है, रेडियस r ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यहां पर जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, आपको मालूम होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर है वो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों टाइप की काइनेटिक एनर्जी यहां पर होगी, क्योंकि बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन भी है और रोटेशनल मोशन भी है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर दोनों का सम करें, हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ओके, दोनों का प्लस कर दिया। तो रोलिंग के केस में फॉर रोलिंग v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है इन जनरल। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा यहां पर पुटअप कर दिया जाए। यहां पर यह भी मालूम होगा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है आपकी ओमेगा, ये जो रोटेशन है वो सेंटर के अबाउट, ठीक? ये वेलोसिटी cm की होती है, आप cm लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये cm है यहाँ पर, ICM, ठीक? चलो डालते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। मास v की जगह आर ओमेगा पुटअप करें तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। इसमें आप ओमेगा स्क्वायर को जरा कॉमन ले लें, हाफ कॉमन ले लें, और हम जरा ICM को पहले नोट कर रहे हैं, मास mr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। ध्यान दें इक्वेशन पर, हमने दोनों काइनेटिक एनर्जी में, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ओके, हमने v की जगह आर ओमेगा पुटअप कर दिया रोलिंग में, और यहाँ पुटअप कर दें v की जगह आर ओमेगा, और कॉमन ले लिया आपने हाफ और ओमेगा स्क्वायर को। तो ब्रैकेट में ICM को पहले लिख लें और प्लस mr स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दें, ICM जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो डिस्क का हो या कोई अदर स्फेरिकल बॉडी हो, कोई भी हो, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया डिस्क का, लेकिन ये स्फेरिकल बॉडी कोई भी हो सकती है, स्फीयर शेप में, राउंड शेप में, यानी कि हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सिलेंडर है, रिंग है, ठीक? तो एग्जाम्पल लिया है रोटे। तो यहाँ पर ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM, CM इसका ये है, इसके अबाउट है, और इसमें प्लस mr स्क्वायर कर दिया। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला है, इसमें हमने अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लगाएं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पर्टिकुलर पॉइंट, जो कि लोअर मोस्ट पॉइंट है, जिसे आप POC बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक? जो कि अर्थ के या सरफेस के टच में होगा। हम यहां पर IPOC लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी बनी। आप इन दोनों को जरा ध्यान देना कि जब हमने इसके मोशन को, दोनों मोशन लिए, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी, तो इसमें दो टाइप की एनर्जी थी, लेकिन ये दोनों एनर्जी कंबाइंड होकर ये केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ओमेगा उनका सेम है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी सेम है, लेकिन पॉइंट जिसके अबाउट आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया है वो पॉइंट यहाँ सेंटर के अबाउट था, लेकिन अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट है, ठीक? अब जरा ध्यान से समझें, होता यह है कि जब कोई बॉडी रोटेटिंग में है तो आपको पता होगा कि ये जो पॉइंट होता है आपका,
ये रेस्ट में होता है, यानी कि वेलोसिटी जो पीओसी की है वो सरफेस वेलोसिटी के इक्वल होती है और सरफेस वेलोसिटी जनरली 0 होती है। तो सरफेस वेलोसिटी, अगर सरफेस वेलोसिटी जो है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी इक्वल है तो सरफेस के रिलेटिव वो तब भी 0 है। तो यहाँ पर पीओसी 0 है। इसका मीनिंग है कि अगर हम इस पॉइंट के अबाउट इस रोटेटिंग बॉडी का, रोलिंग बॉडी का इमेजिनेशन करें तो ये प्योर रोटेशन में दिखती है। यानी कि अगर हम पीओसी के अबाउट देखें तो ये प्योर रोटेशन में दिखती है। पीओसी वो पॉइंट है कि जो बार बार अर्थ के टच में आएगा और उसकी वेलोसिटी 0 होगी। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा हुआ है तो उसको ये बॉडी प्योर रोटेशन में दिखाई पड़ेगी। देखिए ये पॉइंट यहाँ जैसे उसको दिखा ए पॉइंट, अब ये पॉइंट आगे गया तो ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ आया, ये इस जगह पहुंचा और फिर ये पॉइंट आकर फिर यहाँ पर ये रेस्ट में आ गया। जब रोलिंग होता है तो जो पॉइंट अर्थ के टच में आता है वो पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो जाती है, स्पीड। ठीक, तो यहाँ पर अगर कोई ऑब्जर्वर उस पॉइंट पर खड़ा है जहां पर ये बॉडी रेस्ट में इस पीओसी पर खड़ा है, यानी कि उस पॉइंट पर ऑब्जर्वर है कि जो पॉइंट, वो पॉइंट अर्थ के रिस्पेक्टिव यहाँ तो फिक्स है लेकिन वो पॉइंट जो रोलिंग बॉडी है उसमें बार बार बदल रहा है। अभी ये पॉइंट होगा, फिर अगला होगा, फिर अगला होगा, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के टच में आएगा उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर उस हाइपोथेटिकल पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है और उस बॉडी को देख रहा है तो उसके सरकमफ्रेंस का एक एक पॉइंट प्योर रोटेशन में दिखाई पड़ेगा। यानी सेंटर के अर्थ में खड़े होकर इसमें जिसमें दो मोशन दिख रहे थे, एक ट्रांसलेटरी था, दूसरा रोटेटरी था। ठीक, अगर यहां पर भी है कोई ऑब्जर्वर तो उसको रोटेटिंग दिखेगा और साथ में वो आगे भी जा रहा है। ठीक, यहां पर दो दो एनर्जी थी, एक ट्रांसलेशनल थी, दूसरी रोटेशनल थी, लेकिन अगर पीओसी पर कोई ऑब्जर्वर होगा तो यही बॉडी उसको प्योर रोटेशन में दिखाई पड़ेगी और उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये पहले रोटेट हो रही थी। आप ध्यान से देखें, यहां केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, और देखिए ये एक मैथमेटिकली सिस्टम है आपको समझाने का, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन एट दैट इंस्टेंट है, यहीं पर होगा, बार बार वो पॉइंट बदलेगा लेकिन अर्थ में टच होके वो 0 वेलोसिटी होगी उस समय। ठीक, तो ये पॉइंट मैथमेटिकली था, ये जो समझाने का मेथड था आपको। यहाँ ICM में जब प्लस mr² किया गया है तो आपने IPOC लिखा है, आप कोई अदर पॉइंट भी लिख सकते थे, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पर ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ये पॉइंट पर बॉडी प्योर रोटेशन में दिखाई पड़ती है। हम इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो अब आप इसमें जो है थोड़ा थ्योरी को नोट करें, फिर हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, लिखिए द कंबाइंड इफेक्ट। हमने ये जो एग्जाम्पल लिया है ये रोलिंग के केस में लिया है, लेकिन जो बॉडी में, जिन बॉडीज में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों होते हैं वहां सभी में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ठीक, उसका हम अभी डिस्कशन करेंगे, तो आप अभी इसको नोट करें। लिखिए द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन of the CM, the combined effect of translational motion of the CM and rotational motion about an axis passing through CM are equivalent to a pure rotation with the same angular speed about an axis passing through a point of 0 velocity। इसकी वेलोसिटी 0 होती है। फिर बोल दे रहे हैं द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द CM एंड रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द CM आर इक्विवेलेंट टू ए प्योर रोटेशन विद सेम एंगुलर स्पीड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑफ 0 वेलोसिटी। सच एन एक्सिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन।
हम इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 होती है, ठीक। हम जनरली इसको IC पॉइंट भी लिख सकते हैं, IC, इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक। अब आप हेडिंग डालें नीचे, लोकेशन ऑफ IC, लोकेशन ऑफ IC, इंस्टेंटेनियस एक्सिस, आप ब्रैकेट में लिख दें, रोटेशन ऑफ IC ब्रैकेट में लिखें, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ जीरो वेलोसिटी भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ जीरो वेलोसिटी। यानी पॉइंट कहां पर होगा बॉडी में कि जिसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, ठीक। तो IC लिख देना, लिखिए IC में बी डिटरमाइंड, IC may be determined by the fact, by using the fact, IC may be determined by using the fact that the relative position vector, the relative position vector extending from IC to a point is always perpendicular to the velocity of the point. फिर लिखें IC may be determined by using the fact that the relative position vector extending from IC to a point is always perpendicular to the velocity of the point. हम इस पॉइंट को पहले समझाएंगे इसी केस में, जो कि केस आपने अभी नोट किया है, और उसके बाद हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को निकालने के आपको 2-3 मेथड बताएंगे कि कोई भी बॉडी जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन हो रहा है उसमें आप कैसे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को निकालेंगे। देखिए, किसी भी बॉडी में, ये अभी जो हमने बॉडी ली थी उसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन लोअर मोस्ट पॉइंट पर था, ठीक। आप इस पॉइंट पर देखें, यहां पर सेंटर ऑफ मास किससे जा रहा है, VCM से। इस पॉइंट पर देखना है, यहां पर P पॉइंट पर, तो इसको यहां पर मिला दें, जो IC होगा इंस्टेंटेनियस सेंटर IC, या आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो ये R होगा। इस पर टेंजेंट डालें, ये 90 है, इसका पूरी डिस्टेंस 2R हो गई, ठीक। तो यहां पर जो इसका V होगा वो ध्यान दें, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो V इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस ले लें 2R और इसमें ओमेगा मल्टीप्लाई कर दें। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि VCM रोलिंग के केस में R ओमेगा के इक्वल होता है, इसलिए ये 2 टाइम्स VCM हो गया। यहां पर ये 2 टाइम्स VCM लिखा है, डबल वेलोसिटी हो गई। इसका मतलब आप अगर लास्ट में देखें, जो हमने पॉइंट आपको नोट कराया है उसकी लैंग्वेज को पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। IC may be determined by using the fact that the relative position vector extending from IC to a point is always perpendicular to the velocity of that point. यानी कि आप IC से इस पॉइंट को मिलाएं तो ये लाइन हमेशा इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी। अब हम इसका फर्दर जो आपको दिखा रहे हैं उस निकालने के लिए, उसमें हम इसका यूज करेंगे। आप लोकेशन ऑफ IC डाल चुके हैं हेडिंग, उसमें लिखें फर्स्ट केस, लिखिए गिवन द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, गिवन द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट, ब्रैकेट में लिख दें नॉर्मली द सेंटर ऑफ मास, नॉर्मली द सेंटर ऑफ मास, ब्रैकेट के बाहर ऑन द बॉडी एंड एंगुलर वेलोसिटी, गिवन द वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट ऑन द बॉडी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखिए, कोई भी ये बॉडी दी हुई है, इसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वेलोसिटी दे रखी है, फर्स्ट केस, ठीक। इसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा IC, यहां पर R ये 90, V दिया है, ओमेगा दिया है आपको, और आपको R निकालना है। तो पहले तो V की लाइन में आप 90 डिग्री की लाइन ड्रा कीजिए, ठीक। और यहां पर जो रिलेशन बनेगा ओमेगा इज इक्वल टू वो V/R होगा,
या v इज इक्वल टू, यानी ओमेगा इससे निकालें, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर को फॉलो करेगा, आर ये डिस्टेंस है। यानी इंस्टेंटेनियस जो सेंटर होगा वो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में दी हुई है आपको उसके 90 डिग्री पर लाइन ड्रा कीजिए, ठीक। और एक बात ध्यान रखना, ये बिल्कुल अंडरस्टूड चीज है कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे ओमेगा ये है आपका किधर दिया है, क्लॉकवाइज, ये v आगे है, तो इस लाइन के नीचे ये जो P पॉइंट ले लो, इसकी वेलोसिटी गिवन है आपको, इस लाइन के नीचे कोई पॉइंट ऐसा पॉसिबल हो सकता है जिसमें v आगे फॉरवर्ड हो, और r ओमेगा पर ध्यान देना, जो एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो लिनियर वेलोसिटी होगी, दो वेलोसिटी है ना, एक ये cm की वेलोसिटी है, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी के ड्यू टू जो वेलोसिटी होगी r ओमेगा आती है वो बैकवर्ड होगी, वहां पर ऊपर पॉइंट नहीं आएगा। ये आप आइडिया खुद लगाएं, क्यों, इसके ऊपर अगर आप पॉइंट लेंगे तो वेलोसिटी फॉरवर्ड होगी, और r ओमेगा का जो पार्ट है वो ध्यान से देखें इसके अबाउट है तो वो भी फॉरवर्ड है, लेकिन इसके नीचे जो पॉइंट होगा उसमें लिनियर वेलोसिटी फॉरवर्ड होगी और जो r ओमेगा का पार्ट है वो बैकवर्ड होगा। तो यहां नीचे पॉसिबिलिटी है, ऊपर पॉसिबिलिटी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो परपेंडिकुलर ड्रा करें और इस रूल को फॉलो करना चाहिए, ओमेगा गिवन है, v गिवन है, r आपका निकल आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अगर v दिया है और ये आपको लिनियर वेलोसिटी दी है, एंगुलर वेलोसिटी दी है, तब हम कैसे निकालेंगे। अब आप सेकंड पॉइंट नोट करें, गिवन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल वेलोसिटी, गिवन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल वेलोसिटीज, ठीक। यानी इसमें जो आपको वेलोसिटी दी हुई है वो नॉन पैरेलल है, और इसके बाद हम जो केस लेंगे वो पैरेलल का केस लेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए आप कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लीजिए आपको किसी बॉडी में दो जगह पर वेलोसिटी दी हुई है, ये हमने कोई बॉडी बना ली, ठीक। एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर ये वेलोसिटी दी हुई है VA, ये पॉइंट A की, और इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी कोई भी ले लो, दूसरे डायरेक्शन में या कहीं भी ले लें, ये वेलोसिटी दी हुई है, ये नॉन पैरेलल है VB, ये पॉइंट B की वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डायरेक्शन को और हम चेंज कर दें जिससे आपको पैरेलल ना लगे, ये ऐसे ले रहे हैं, ये VB दी हुआ है, ठीक। ये वेलोसिटी A पॉइंट पर दी है VA, यानी दो पॉइंट पर आपको वेलोसिटी दे रखी है, एक VA इस पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी VB दे रखी है। तो आप क्या करेंगे कि इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रा करें ऐसे, ठीक। और ये जो जा रही है वेलोसिटी ये 90 होगा, और इसके भी परपेंडिकुलर ड्रा करें लाइन को, ये, ठीक। ये भी 90 डिग्री, जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे वो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, इससे इस पॉइंट से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, दो नॉन पैरेलल वेलोसिटी दी है दो पॉइंट पर, आप वेलोसिटी के 90 डिग्री पर लाइन ड्रा करें दोनों के, जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो इंस्टेंटेनियस सेंटर होगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। नोट करें, ड्रा परपेंडिकुलर at A and B to these line of action, the point of intersection locate the IC at that instant, जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी दी है, the point of instantaneous locates the IC, the point of intersection locate the IC at that instant। तो आप मेथड समझ गए होंगे। अब आप तीसरा मेथड लिखें, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू पैरेलल वेलोसिटी, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू पैरेलल वेलोसिटी। इसमें नॉन पैरेलल वेलोसिटी दी हुई थी, लेकिन अब जो वेलोसिटी दी गई है वो पैरेलल वेलोसिटी दी गई है। ऑब्जेक्टिव के लिए इनके जो मेथड हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये प्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैटर है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप इनके मेथड को सीधे लर्न कर लेना। हमने एक रोटेशन में न्यूमेरिकल भी कराया था,
जिसमें आपने इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का को लोकेट किया है, जो कि आपके पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ भी चुका है। तो यहाँ पर पहले हम ये केस ले रहे हैं, इसमें पैरेलल वेलोसिटी है। किसी भी बॉडी में 2 पॉइंट पर आपको वेलोसिटी दी है, एक वेलोसिटी इधर दी है ए पॉइंट की, बी ए इस तरफ है, ठीक, और एक वेलोसिटी जो दे रखी है वो बैकवर्ड दे रखी है, पीछे डाल, यानी कि 2 वेलोसिटी दी हुई है। बी पॉइंट कहीं पर ले लें, जरूरी नहीं हम वहीं पर लें सामने, ठीक, एक पॉइंट ए पर लिया है और एक पॉइंट जो है बी पर लिया है। ये जो हमारा ये एग्जाम्पल है ये एक ही लाइन पर, इसमें दोनों एंटी पैरेलल है। ये बी पॉइंट पर वेलोसिटी इधर दी है वी और इसकी वेलोसिटी वी ए इस तरफ दी गई है। देखिए वैसे होता क्या है कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस होगा आपका, वो इनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से, इनके अगर आप ज्योमेट्री से बनाएं, इनके मैग्नीट्यूड के, जैसे मान लीजिए ये वेलोसिटी आपकी जो है वो यहाँ पर वेक्टर कम है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम है, और बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो आप इसके कॉर्नर को और इसके पॉइंट को मिला दें। ये जो जहां पर कट करेगा, पहले ये दोनों पॉइंट मिलाएं, ये दोनों आपको लाइन जो दी गई है वेक्टर, इनके जो हेड है और इसको हेड से मिला दें, ये आपका पॉइंट आईसी होगा। अब इसमें आप एक पॉइंट ध्यान रखना, ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, ठीक। अगर ये टोटल लेंथ एल है, ऊपर वाली लेंथ एक्स है, तो ये कितनी होगी, एल माइनस एक्स, नीचे वाली, ठीक, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस से नीचे। अब आप ध्यान दें इसके कॉन्सेप्ट पर, एंगुलर वेलोसिटी नहीं चेंज होती है, ठीक, तो एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट इसकी कितनी होगी, वी ए बाई एक्स। बहुत सिंपल मेथड है, वी ए में एक्स को डिवाइड कर दें, रेशियो निकल आया मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और इसकी कितनी है वेलोसिटी, वी बी डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स। ये सिंपल मेथड का यूज आप करेंगे, एल माइनस एक्स। आप पोजीशन भी ले सकते हैं, आर ए लिख दें, आर बी लिख दें, एक ही बात है। आर ए लिखेंगे तो बी ए अपान ओमेगा होगा, दूसरे में ले रहे एग्जाम्पल में, सिंपली दोनों पॉइंट को मिलाएं, उनकी लेंथ देखें, एक तरफ डिस्टेंस एक्स ले लें, दूसरी तरफ एल माइनस एक्स, ठीक, और एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती है उस पॉइंट के अबाउट, इसलिए वी ए अपान एक्स करें और इसमें वी बी अपान एल माइनस एक्स। ज्योमेट्री से आपको लेंथ के हिसाब से मिलाना पड़ेगा, ठीक, वेक्टर की लेंथ के हिसाब से, ठीक। अब दूसरा डायग्राम ले लें, हमने ये वेलोसिटी जो ली है वो आपकी ये हमने 2 पॉइंट लिए, इसमें ये पॉइंट ए है, इसकी वेलोसिटी वी ए है, और एक पॉइंट ये दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी वी बी है। ध्यान दें, ये पॉइंट बी है, इस पर वेलोसिटी वेक्टर बी दिया है, इस पर बी ए दिया है। अब आपको आईसी लोकेट करना है, तो क्या करेंगे कि इससे इसको टेंजेंट डालकर इसे आगे एक्सटेंड कर दें। ये जिस पॉइंट पर कट करेगा यही पॉइंट आईसी होगा, ठीक। और डिस्टेंस का ध्यान करें, ओमेगा आप निकाल चुके हैं, चाहे डिस्टेंस से देख लें। अगर इस आईसी से ए तक की डिस्टेंस, जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस है, सेंटर है, इसकी डिस्टेंस यहां तक आर ए है, हम दूसरे टर्म में लिख रहे हैं आर बी ए है, तो आर ए इज इक्वल टू, यही फार्मूला यूज कर रहे हैं, एक्स क्या होगा, बी ए अपान ओमेगा, तो आर ए इज इक्वल टू वी ए अपान ओमेगा होगा, ठीक। और आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा वी बी अपान ये वी बी। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर बी है, ओमेगा सेम रहेगा, ये ओमेगा, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ओमेगा से लिख दें। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए अपान आर ए, वी बी अपान आर बी, ये बन जाएगा, ठीक। यानी ये टोटल लेंथ, आपने इसको एल ली, ये एक्स ली, तो इसमें एक्स डिवाइड होगा और इसमें एल प्लस एक्स डिवाइड होगा। तो आप मेथड समझ गए होंगे। आपने पैरेलल का भी बना लिया इंस्टेंटेनियस, अगर एंटी पैरेलल है तब भी बना लिया, नॉन पैरेलल है तब भी बना लिया, या एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको वेलोसिटी दी हो तो तब भी कैलकुलेट कर दिया, ठीक। इनको हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट आर्टिकल कराते हैं, छोटे ऑब्जेक्टिव के लिए, और कहीं भी आप इनका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप डालें वर्क डन इन रोटेशनल डायनामिक्स, लिखिए वर्क डन इन रोटेशनल डायनामिक्स।
एक हम लोगों ने 10th क्लास में वर्क डन की डिफिनीशन पढ़ते थे, वो डिफिनीशन बहुत काम आती है कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो भी मालूम किस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर आप फोर्स एक्ट कर रहा है, अगर उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मिल जाए आपको और फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आप डायरेक्ट जो है वो वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल लेकर, आपने हेडिंग डाल दी होगी वर्क डन इन रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, अब आप उसमें पहला केस लिखें, वर्क डन इन प्योर रोटेशन, वर्क डन इन प्योर रोटेशन, वर्क डन इन प्योर रोटेशन बाय कांस्टेंट टॉर्क, वर्क डन इन प्योर रोटेशन बाय कांस्टेंट टॉर्क। उसमें नीचे लिखें केस 1, केस 1। देखिए हमने पहले सीधे हम एग्जाम्पल लेते हैं और उनसे आप समझने की कोशिश करें। ये कोई बॉडी है जो रोटेट भी कर रही है, ठीक। इसमें आपने अभी हेडिंग डाला है वर्क डन इन प्योर रोटेशन, तो अभी केवल प्योर रोटेशन की बात, ठीक। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रही है। मान लीजिए हमने हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स एफ लगाया, ठीक। पहली बात, टॉर्क जो वर्क डन का फार्मूला है वो टाउ डी थीटा है। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वैसे ही यहां पर टाउ डी थीटा का यूज करेंगे, ठीक। यहां पर ध्यान दें, जो फोर्स लग रहा है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है और वो एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, क्योंकि टॉर्क सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज इसमें रोटेशन भी हो रहा है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, यहां नीचे नोट कर दें, वर्क डन टाउ थीटा होगा जितना रोटेट होगा, और टॉर्क आप निकाल देंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो इस फर्स्ट केस में वर्क डन टाउ डी थीटा लगेगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और टाउ इज इक्वल टू होगा एफ इनटू आर, आर यहां इसकी रेडियस। ये प्योर रोटेशन का केस है। ऐसे ही आप टार्क निकालें कहीं पर भी फोर्स लग रहा हो, ठीक है ना, और वर्क डन आप कैलकुलेट कर सकते हैं रोटेशन से कितना होगा। इसमें प्योर रोटेशन है, ट्रांसलेशनल नहीं है, ठीक। अगर सेंटर के सामने लगा देंगे तो प्योर रोटेशन होगा ही नहीं। अब यहां पर नोट कर दें, वर्क डन बाय दिस टार्क इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय दिस टार्क इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी यहां पर जीरो होगी। यहां केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये प्योर रोटेशन में है, वो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वर्क डन पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके, अब केस सेकंड लें। केस सेकंड में हमने एक बॉडी जो है वो ऑलरेडी ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रही थी और इसमें हमने इस डायरेक्शन को फोर्स लगा दिया। देखिए इनिशियल में रोटेट हो रही है बॉडी, है प्योर रोटेशन का केस, ये सेकंड केस। लेकिन यहां पर जो हाईएस्ट पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है, जो वो टॉर्क क्रिएट करेगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए वो उसको डिक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी को। तो यहां पर जो वर्क डन होगा वो आप समझ गए होंगे माइनस टाउ थीटा होगा। यहां पर डी थीटा को आप, थीटा अगर रोटेशन है तो हटा के सीधे थीटा लिख सकते हैं यहां पर, तो डी को हम हटा दे रहे हैं, वर्क डन टाउ थीटा, क्योंकि थीटा रोटेशन मान लिया है। यहां पर नेगेटिव होगा और टार्क वही एफ इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेचुरल है कि अपोजिट है तो लगेगा आपको अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसका मतलब है कि वर्क डन बाय टॉर्क जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि वर्क डन जो टॉर्क से लगेगा रोटेशनल डायनामिक्स में वो प्लस माइनस टाउ थीटा दोनों की पॉसिबिलिटी है, ठीक। इसमें कोई वेक्टर नहीं लगाना, कोई डॉट नहीं बीच में लगेगा, ध्यान रखना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब इसी का हम एक एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं। इसमें हमने एक रोटेटिंग बॉडी पर दो फोर्स लगा दिए, एक फोर्स हमने ऊपर एफ लगाया और इधर ये फोर्स ये एफ लगाया, ठीक। इस कंडीशन में ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये भी क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक। इसका मतलब यहां पर जो टॉर्क है वो 2F इंटू आर होगा, दोनों ही क्लॉकवाइज है।
ठीक, और ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो वर्क डन जब आप निकालेंगे तो इससे पहले टॉर्क निकालें और फिर 2F_r इंटू थीटा मल्टीप्लाई कर दें, आपका वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेकंड केस में आप समझ गए होंगे, और कांस्टेंट में निकालना आसान है, आप ये भी बात को क्लियर समझ गए होंगे, ठीक है ना। एक और हम यहाँ पर ले रहे हैं कांस्टेंट का, जिसमें हम F और 2F एक अपोजिट लगा दे रहे हैं। देखिए ये जो हमने केस लिए हैं 2-3, ये सभी केस में जो वर्क डन होगा रोटेशनल प्योर रोटेटिंग बॉडी है, और इन सभी केस में जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट है। ठीक, वेरिएबल के लिए फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि फोर्स जो है हमने जैसे यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स लगाया कहीं पर, तो वो कांस्टेंट फोर्स कंटिन्यूअस लगेगा, और प्योर रोटेशन है। जब आप साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करें और उसके किसी पॉइंट पर जो व्हील है कंटिन्यूअस फोर्स लगाएं। इसमें हमने एक फोर्स जो है ये बॉडी ली है, सेम डिस्कशन चल रहा है, और इसमें एक फोर्स F हमने ये लगाया इधर, और इसमें जो फोर्स लगा दिया वो इस तरफ 2F लगा दिया, रेडियस वही R है, और ओमेगा ये है। ठीक, और ये ओमेगा से ऑलरेडी जो है वो रोटेट हो रही है, तो नेचुरल है, ये ओमेगा से पहले रोटेट हो रही है। इसमें हमने F लगाया, ये फॉरवर्ड और ये भी फॉरवर्ड है, लेकिन सेंटर के अबाउट ये जो टॉर्क क्रिएट करेगा ये तो पॉजिटिव होगा, ये ओमेगा को इंक्रीज करेगा, लेकिन 2F जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्रिएट करेगा, ये ओमेगा को डिक्रीज करेगा। ओवरऑल इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक, तो टॉर्क कितना होगा नेट, F इंटू आर माइनस 2F इंटू आर, यानी कि माइनस F इंटू आर। तो जो वर्क डन आएगा वो माइनस टाउ इंटू थीटा होगा। ठीक, ये ओमेगा लिखा, ध्यान रखना, मिलान मत देना, ये वर्क डन। ठीक, क्योंकि इसमें से माइनस करें और ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। अगर इनिशियली बॉडी जो है वो रोटेट हो रही है ओमेगा से, ध्यान रखना इनिशियली रोटेट हो रही है बॉडी, वैसे आप लगा देंगे अगर ये इनिशियली नहीं होगा तो नेचुरल है कि ये टॉर्क ज्यादा है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा देगा। तो देख लेना क्वेश्चन में कि इनिशियली वो बॉडी रोटेट हो रही है या बॉडी रोटेट नहीं हो रही है। अब आप नेक्स्ट लिखें, वर्क डन बाय वेरिएबल टॉर्क। वर्क डन पहले लिख दें, वर्क डन इन प्योर रोटेशन बाय वेरिएबल टॉर्क। वर्क डन इन प्योर रोटेशन बाय वेरिएबल टॉर्क। देखिए, वर्क डन इन प्योर रोटेशन बाय वेरिएबल टॉर्क। नेचुरल है कि जब वेरिएबल है तो फंक्शन दिया होगा कि किस फंक्शन का जो है के साथ जो है वो वेरी कर रहा है। ओके, तो यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले तो फार्मूला नोट कर दें आप, इंटीग्रेशन लगा के टाउ डी थीटा। इसमें जो वर्क डन का फार्मूला होगा वो इंटीग्रेशन टाउ और डी थीटा, इंटीग्रेशन लगाएं टाउ और डी थीटा, इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, लिमिट लगाएं थीटा 1 टू थीटा 2, लिमिट लगाएं थीटा 1 टू थीटा 2, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, टाउ डी थीटा और लिमिट लगा के थीटा 1 टू थीटा 2। ओके, अब एक इसमें नीचे एग्जाम्पल लिख दें। मान लीजिए आपका जो फोर्स है वो बी थीटा है, बी कांस्टेंट है। जैसे ये आपकी कोई बॉडी है, इसमें हम फोर्स F लगा रहे हैं जो कि बी थीटा के इक्वल है। ठीक, ये बॉडी रोटेट हो रही है एंगुलर वेलोसिटी से, प्योर रोटेशन है। तो यहां पर जो वर्क डन होगा वो इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। ठीक, इनिशियली जो थीटा है वो हम 0 ले रहे हैं, यानी कि थीटा जो इनिशियल है वो 0 है, इनिशियल, वो लिमिट भी उसी हिसाब से लगेगी, सॉरी, टाउ डी थीटा। ठीक, तो पहले टाउ कितना होगा, टाउ होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो वो आर के इक्वल है। फोर्स कितना है, बी थीटा, तो बी थीटा इंटू आर।
और पॉजिटिव होगा, इंक्रीज करेगा। तो टाउ की जगह बी, हम आर को और बी को कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर रहे हैं, थीटा डी थीटा। अब इसमें लिमिट लगाते हैं। मान ये 0 से हमने स्टार्ट किया है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सॉरी इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है, यानी जस्ट रोटेट होना शुरू होगा, और फाइनल थीटा नॉट ले रहे हैं। तो आपको भी मालूम होगा कि थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर बाई 2 होगा, और अपर लिमिट डालेंगे तो थीटा नॉट हो जाएगा। तो ये 1/2 आर बी थीटा नॉट स्क्वायर, ये वर्क डन हो गया। 1/2 पी आर थीटा नॉट स्क्वायर, सिंपल फार्मूला, टाउ डी थीटा, लोअर लिमिट अपर लिमिट डालें और फंक्शन की वैल्यू डाल दें, जो भी फोर्स की या जो भी आपको वेरिएबल में दी गई हो। ठीक, अब आप नेक्स्ट नोट करें, ये था आपका टॉर्क वेरिएबल था, लेकिन ये प्योर रोटेशन था। अब यहां पर लिखें वर्क डन इन कंबाइंड मोशन, यानी अब जो हम मोशन ले रहे हैं वो कंबाइंड है, यानी कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों टाइप का मोशन है। ठीक, तो नेचुरल है, इसमें थोड़ा सा वर्किंग होती है, और नेचुरल है कि ये थोड़ा सा टिपिकल होगा उससे। इसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों टाइप के मोशन है। तो जरा देखें, रोटेशन का तो अभी फार्मूला आपने लिखे ही है, क्या था फार्मूला, टाउ डी थीटा वर्क डन का। और ट्रांसलेशनल में आप पहले से जानते हैं कि हाफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ऐसे में जो फार्मूला आप यूज करेंगे वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट XCM का। ठीक, और वेरिएबल हो तो फिर इंटीग्रेशन कर दें, प्लस इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, यहां भी dx लगा देना। ये आपका जनरल फार्मूला बन गया है। फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, यानी यहां पर जो वर्क डन होगा वो ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस ड्यू टू रोटेशनल मोशन भी होगा, यानी कि दोनों टाइप के मोशन यहां पर होंगे। ठीक, अब आप एग्जाम्पल लें, देखिए वर्क डन में ये जरूरी नहीं है कि कोई भी बॉडी आपकी रोलिंग कर रही हो, रोलिंग कर भी सकती है बॉडी और नहीं भी रोलिंग कर सकती है, रोलिंग जरूरी नहीं है। ठीक, तो अगर मान लो आपने ये कोई बॉडी ली और इसमें ये फोर्स F लगाया यहां पर, ओके, और ये हम प्योर रोलिंग का केस ले रहे हैं पहले, क्योंकि ये आसान पड़ेगा। ये ओमेगा है और ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। बॉडी प्योर रोल में आपको मालूम v = r ओमेगा होता है, कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। और यहां हमने हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स लगा दिया, ओके। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस केस में वो XCM, अगर सेंटर का डिस्प्लेसमेंट XCM होता है तो अपर मोस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट डबल होगा, 2XCM होगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करें पहले डायरेक्ट, कि अगर हमने बताया जैसे ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें, चलो यहां से, तो यहां पर जरा ध्यान देना कि इस पॉइंट पर अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एंगल थीटा है, अब तो ये प्योर रोटेशन में है इसके अबाउट, तो अगर ये थीटा है, ठीक, तो थीटा = होता है आर्क बाई रेडियस। ये आर्क मान लीजिए x1 है, तो थीटा = होगा x1/r, तो x1 कितना हुआ, r थीटा। ये पॉइंट कितना डिस्प्लेस होगा, ये x2 हो गया, हालांकि रोलिंग में हम इसको कर चुके हैं, तो ये x2/2r होगा। तो x, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, 2r है, तो x2 = क्या होगा, 2r थीटा, यानी 2 टाइम्स x1। इसका मतलब जितना CM मूव करता है उसके डबल ये मूव करेगा। ठीक, अब इसको ठीक से समझने की कोशिश करें। यहां जो नेट वर्क डन होगा वो, अगर आप ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों से देखें, यहां पर दोनों मोशन है, ठीक, तो ट्रांसलेशनल का जो पार्ट है वो F × x होगा, अगर ये x डिस्प्लेसमेंट CM आगे चलता है, और रोटेशन का भी पार्ट इतना ही होगा, यानी कुल मिलाकर जो नेट वर्क डन होगा वो फोर्स इनटू ट्वाइस XCM होगा। XCM क्या है, सेंटर का डिस्प्लेसमेंट है कि कितना बॉडी जो है वो आगे शिफ्ट होती है। ये रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग का। ठीक, ध्यान दें, इसमें से एक ट्रांसलेशनल पार्ट है, एक रोटेशनल, और लेकिन कुल मिला के जो वर्क डन होगा वो इतना होगा। यहाँ ये भी ध्यान रखना आप बात,
अगर आप 10th के फार्मूले को बेसिक फार्मूला लें वर्क डन का, तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और किसका डिस्प्लेसमेंट, जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, तो अपर मोस्ट पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2xcm होगा। जब ये xcm आगे जाएगा तो ये पॉइंट 2xcm आगे जाएगा। जैसे ये वेलोसिटी v है तो ये 2v होती है, हमने इसको निकाल करके आपको दिखाया है। तो यहां का डिस्प्लेसमेंट 2xcm होगा, इसलिए यहां जो वर्क डन है वो F इंटू 2xcm आएगा। ठीक, दूसरी बात, अब हम जनरल में इसको लेते हैं फार्मूले को। हम अभी जो हमने केस बनाया है, इस केस में हमने रोलिंग ले लिया है। तो रोलिंग के केस में लिया है, अगर रोलिंग नहीं हो रही है तो उस केस में हमको मैथमेटिकली पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा वर्क डन के लिए कि अपर मोस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। ठीक, और ध्यान रखना, फ्रिक्शन से कभी भी रोलिंग में वर्क डन नहीं होगा। यानी अगर लोअर मोस्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो या न कर रहा हो, दोनों ही कंडीशन में लोअर मोस्ट पॉइंट पर फ्रिक्शन से वर्क डन कभी नहीं होता है रोलिंग के केस में। ठीक, हमने एक केस और लिया जिसमें हमने फ्रिक्शन को 0 लिया और अपर मोस्ट पॉइंट पर फोर्स F लगा दिया। ठीक, यहां पर फ्रिक्शन 0 है। रोलिंग के में हमने आपको डिटेल में डिस्कस किया है, फ्रिक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पर कि आपने फोर्स कहां पर लगाया है। तो इस मेथड को आप सीखें और यहां पर लिखिए, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट xcm। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट xcm, यानी कि सेंटर ऑफ मास xcm आगे जा रहा है। तो यहां पर देखें, इसको फोर्स लगाने पर F इज इक्वल टू ma लगाएंगे, MACM, यानी ACM इज इक्वल टू F ओवर m, m इसका मास ले लिया है। ये हमने एक्सीलरेशन निकाल लिया है किसका, सेंटर ऑफ मास का। अब कितना x आगे बढ़ेगा t टाइम के बाद, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर। ACM की इसमें वैल्यू पुटअप कर दें, F ओवर m इंटू टी स्क्वायर। ये xcm आया आफ्टर t टाइम कि कितना डिस्प्लेसमेंट यहां पर होगा। इस इक्वेशन से t स्क्वायर को बाहर कर निकाल लें, तो t स्क्वायर होगा हाफ, यहां हाफ रह गया, सॉरी, ये होगा 2 टाइम्स मास xcm अपान, हमने टी स्क्वायर लिखा यहां पर है, और डिवाइडेड बाई एफ। ये 2m को इधर मल्टीप्लाई किया और f को डिवाइड कर दिया, इससे टी स्क्वायर निकाला है। ये आगे काम आएगा, क्योंकि हमें ट्रांसलेटरी मोशन जब xcm हो रहा है तो हमें हाईएस्ट पॉइंट पर निकालना है कि कितना बॉडी जो है वो आगे बढ़ेगी, रोटेटरी कितना होगा, थीटा कितना चलेगा। थीटा इज इक्वल टू हाफ एल्फा टी स्क्वायर। ठीक, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाया है। ठीक है, पहले हमें अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा कैसे निकले, टॉर्क इक्वेशन से। ये जो सीएम के अबाउट टॉर्क क्रिएट करेगा, टॉर्क इक्वेशन लिख देना ऊपर। तो एफ इंटू आर, ये रेडियस आर ले लो, इज इक्वल टू आई एल्फा। तो एल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू आर डिवाइडेड बाई आई, ये हमारा अल्फा आया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जो आपका लिया है, ये बॉडी को डिस्क ले लिया है एग्जाम्पल के लिए, तो हम आई की वैल्यू पुटअप करेंगे। डिस्क ले लिया है तो आई कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर, आर कैंसिल कर दें तो अल्फा इज इक्वल टू 2f अपान एम आर, ये अल्फा आएगा। क्योंकि जब किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा और रोटेटरी मोशन भी होगा। ओके, तो इस कंडीशन में आप एसीएम निकालें, थीटा अल्फा निकालें, यानी एक्सीलरेशन लिनियर निकाला, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन निकाला, और फिर थीटा यहां पर निकालें तो हाफ निकालिए अल्फा। अल्फा की वैल्यू ये निकाल रखी है 2f अपान एम आर, टी स्क्वायर की ये वैल्यू पुटअप कर दें 2m xcm अपान f, और जरा देखें थीटा कितना आया। जरा देखिए सभी वैल्यू कट गई हैं, जो थीटा आया वो
आपका 2x cm/r आया है, ट्वाइस x cm/r। यहां पर आप चेक कर लें, फोर्स कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गए, मास कैंसिल हो गया, यहां पर थीटा की वैल्यू निकल आई। अब आप निकाल सकते हैं। देखिए लिनियर मोशन x cm हुआ और जो रोटेशनल हुआ पार्ट वो थीटा है, उसकी वैल्यू ट्वाइस x cm/r आई है। ठीक, तो अगर आप यहां पर देखें कि वर्क डन का जो आप निकालते हैं, यहां पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब ये x cm हुआ आगे, तब ये वाला पार्ट कितना गया, 2x cm, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। तो इस अपर मोस्ट पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो जो डिस्प्लेसमेंट आपका आ रहा है वो 2x cm आ रहा है। समझ रहे हैं ना बात को? आप यहां से भी कर सकते हैं कि ये ट्रांसलेशनल पार्ट है और ये रोटेशनल पार्ट है। ट्रांसलेशनल पार्ट से जो वर्क डन हुआ वो फोर्स इनटू x cm हुआ। ठीक, देखिए जो वर्क डन है, ध्यान दें, ट्रांसलेशनल पार्ट से हुआ है, TR लिख रहे हैं यहां, ट्रांसलेशनल पार्ट से वो 4 इंटू F इंटू x cm हुआ है, क्योंकि बॉडी x cm आगे गई है। लेकिन जो रोटेशनल पार्ट से वर्क डन होगा, WRO, रोटेशनल पार्ट से, जो रोटेशनल पार्ट से वर्क डन हुआ, वो टॉर्क आपका कितना लग रहा है, F इंटू R लग रहा है ना, और जो थीटा है वो ये है। तो आप यहां पर चेक कर लें, टाउ थीटा, टॉर्क कितना है, F इंटू R, इसमें मल्टीप्लाई करें थीटा, तो थीटा कितना है, 2x cm/r, ये r से r कैंसिल हो गया, ट्वाइस f x cm आया। अच्छी तरह से यहां पर कंक्लूजन देख लें, ये 2f x cm, ये ट्रांसलेशनल से वर्क डन है, ये रोटेशनल से वर्क डन है, और जो नेट वर्क डन हुआ वो दोनों को प्लस कर दें तो ये थ्राइस f x cm आया। यहां पर एक कॉन्सेप्ट और समझ लें, अगर इस बॉडी में रोलिंग नहीं है और ये फ्रिक्शन लेस है, आप यहां पर फोर्स लगा रहे हैं उस समय, क्योंकि रोलिंग में फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन लेस सरफेस है। रोलिंग में फ्रिक्शन लेस सरफेस नहीं होता है, फ्रिक्शन होता है सरफेस में, लेकिन फ्रिक्शन कभी एक्ट करता है और कभी नहीं करता है, इसके लिए आप फ्रिक्शन वाला आर्टिकल देखें। लेकिन यहां जो ये सरफेस है, ये ध्यान रखना, ये फ्रिक्शन लेस है, ऐसे में रोलिंग नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? रोलिंग जब के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, आपने इसके पहले हमने आपको कैलकुलेशन करके निकलवाया है कि मिनिमम फोर्स रोलिंग के लिए कितना चाहिए है। ठीक है ना? अब यहां पर ध्यान देना बात पर। तो इस जगह का प्रैक्टिकली जो अपर मोस्ट पॉइंट पर आपने फोर्स लगाया है, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हम ये देखें कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट दिस पॉइंट, तो 3x cm होगा। x cm ट्रांसलेशनल पार्ट से आगे जा रहा है, रोटेशनल से 2x cm आगे गया, अगर ये फ्रिक्शनलेस होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपर मोस्ट पॉइंट का 3x cm हुआ, जो कि ट्रांसलेशनल से x cm क्लियर है, रोटेशनल से 2x cm है, और टोटल 3x cm। ये रोटेशनल से है क्योंकि थीटा लिखा गया है, थीटा आर्क बाई रेडियस। ठीक, और आपने बाकायदा टार्क निकालकर, अल्फा निकालकर तब ये सॉल्व किया है। तो क्या करेंगे, एक तो F इज इक्वल टू ma से ट्रांसलेटरी इक्वेशन लगाकर a निकाला। ठीक, इससे x cm से t चाहिए होगा, क्योंकि इतने ही टाइम पर कितना रोटेट होगा, उसके लिए टार्क इक्वेशन से अल्फा निकालें, और यहां से ये थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा t स्क्वायर रखें, तब ये आपका कैलकुलेशन बनेगा जाकर 2x cm/r। ठीक, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट थ्राइस x cm होगा टोटल। अगर हम केवल ट्रांसलेशनल पार्ट देखें कि ये कितना आगे जाएगा, समझ गए ना? तो इसमें जिसमें कंबाइंड मोशन है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है, ऐसी कंडीशन में आपका जो वर्क डन होगा वो यहां पर दोनों की वजह से निकलेगा। उसको ये निकालने का मेथड है, और एक छोटा सा हम एग्जाम्पल इसमें यहां पर आपको समझाने की और कोशिश करते हैं, तो और आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर मान लो इसी केस में फ्रिक्शन लेस सरफेस है, हम हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स F लगा रहे हैं, ओके, ये डिस्क का केस ले रहे हैं, ये फोर्स हमने F लगाया, और एक फोर्स हम सेंटर के सामने लगा दें,
आप समझ जाएंगे, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक, रोलिंग नहीं है। तो ये जो अपर मोस्ट पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, इसके ड्यू टू ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों वर्क डन होंगे, लेकिन ये जो सेंटर के अबाउट सामने फोर्स लग रहा है, ये रोटेट नहीं कराएगा, क्योंकि इसका कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। इसमें जो आपका मोशन होगा वो प्योर ट्रांसलेटरी मोशन होगा। तो यहां पर जो वर्क डन होगा, जो अपर मोस्ट पॉइंट से वर्क डन है प्लस सेंटर पर जो फोर्स लग रहा है उससे वर्क डन, अपर मोस्ट पॉइंट से जो वर्क डन है वो 3Fxcm होगा, और ये जो सेंटर के सामने फोर्स लग रहा है इसके ड्यू टू जो वर्क डन है वो Fxcm होगा। ये टोटल मिलाकर 4Fxcm आएगा। ठीक, दोनों फॉरवर्ड है, ध्यान रखना, अगर कोई बैकवर्ड हो तो माइनस कर लेना। तो मेरी समझ में आप समझ गए होंगे, ठीक, कि किस तरह से हम जो है वो वर्क डन को जो है वो कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, और ये बात आप अलग से हमने पहले भी नोट कराई है, अलग से भी लिख देना कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है रोलिंग के केस में, यहाँ पर होगा, यहाँ पर बॉडी स्लिप करेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रोटेट भी करेगा और स्लिप करेगी, ये प्योर रोलिंग का केस नहीं है। इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट xcm हुआ और अपर मोस्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 2xcm हो गया, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपर मोस्ट पॉइंट का 3xcm हो गया। अपर मोस्ट पॉइंट आगे भी जा रहा है और साथ साथ में रोटेट भी हो रहा है। ठीक, तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन और थोड़ा डिस्कशन हमने वर्क डन का किया है, ठीक है ना। आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बेसिक ही थ्योरी है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई नहीं आएगा किसी उसमें, इतना क्लियर करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो ओके, अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम फिर उसका आंसर आपको देंगे। ओके स्टूडेंट।